जय हिंद दोस्तों। लुसेंट जीएस में आज वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का जो उदय है, इस दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। वैदिक सभ्यता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, इसका जो विभाजन है कितने भागों में किया गया, तो दो भागों में किया गया, जिसमें से एक है ऋग्वैदिक काल और सेकेंड जो आता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है एक 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है। आगे का जो पॉइंट है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपता है। तो मैक्स मुलर ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, तो मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता कहलाई। कैसी सभ्यता कहलाई, तो वैदिक सभ्यता। किसके द्वारा यह निर्मित था, तो आर्यों के द्वारा निर्मित जो सभ्यता था यह वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। यह कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा क्या है, तो ये संस्कृत थी। इसका जो भाषा था ये संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो भाषा समूह को इंगित करता है। अगर ऑप्शन में भाषा समूह नहीं रहे तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, या अगर श्रेष्ठ दिया रहे कहीं, तो वही राइट आंसर हो जाता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस 5 भागों में बांटा है। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही ये जो दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि बढ़ते क्रम में। तब पहले जो था यहाँ कुल था, उसके बाद ग्राम हो जाता है, तब 20 हो जाता है, जन हो जाता है और राष्ट्र हो जाता है। अगर ये क्रम दे दिया जाए अगर लगाने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में, तो इसको याद रखना होगा। तो कुल था, ग्राम था, 20 था, जन था और राष्ट्र था। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, कुल यानी कि एक परिवार का हो गया, उसके बाद में ग्राम हो गया, और ग्रामों का समूह जो हो गया ये 20 हो गया, और 20 का जो बड़ा समूह हो गया ये जन हो गया, और इसी को जनपद कहा जाता है। और इससे मतलब कि क्या हो गया, तो राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ग्राम का जो मुखिया होते थे क्या कहा जाता था, तो इसको ग्रामीणी कहा जाता था। 20 का प्रधान जो होता था इसको 20पति कहा जाता था, और जन के जो शासक थे इसको राजन कहलाते थे। जन के शासन को क्या कहा जाता था, तो राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राज के जो अधिकारियों में कौन प्रमुख थे, तो पुरोहित और जो सेनानी थे ये प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो वशिष्ठ कैसा थे, तो ये रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो है ये उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार और कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी जो है उच्च अधिकारियों को इस समय रत्नी कहा जाता था। इसका जो संख्या था टोटल कितना था, तो 12 हुआ करती थी। पूरब जो है दुर्गपति और अस्पष्ट यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। तो इंपॉर्टेंट है ये। पूरब अगर पूछ दिया जाए तो ये क्या होता था, तो ये दुर्ग का जो दुर्गपति कहा जाता है, तो ये दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। और अस्पष्ट जो था ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे, तो ये गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर जो भूमि होता था यानी कि चरागाह भूमि जो होता था, उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो वाजपति कहा जाता था। उग्र जो था अधिकारियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था, तो उग्र के द्वारा किया जाता था। उग्र ऐसे भी उग्रवादी याद रखिएगा, अपराधी भी तो उग्रवादी का ही समानता है ना। तो इसमें उग्र से उग्रवादी यानी कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करते थे क्या कौन करता था, तो उग्र के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद इससे पहले पढ़ाए थे ना, वेदों की संख्या जो कितनी है, तो 4 इसमें बताए थे ना। तो इसमें जो है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का जो है ये उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये कैसी थी, तो सभा और जो समिति थी ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा किसका, तो उच्च लोगों की ये संस्था थी, जबकि समिति जो था ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो थी ये सभा और समिति में क्या है, ये भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है ये राजा करते था।
युद्ध में कबीले का नेतृत्व किसके द्वारा? तो राजा के द्वारा। युद्ध के लिए जो होता है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इस समय जो युद्ध होता था ये किसके लिए होता था? वैदिक सभ्यता में तो गायों के लिए युद्ध होता था, और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है ये गविष्टि है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 10 राग यज्ञ, इसका जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन कैसा था? तो जन्म के आधार पर नहीं होकर के यह व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जब ऋग्वेद देख रहे थे तो वहां भी ये था। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ये परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ कुछ बॉक्स में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद की कुल संख्या अगर पूछा जाए कितना है तो 108 है। महापुराणों की संख्या 18 या पुराण जो भी कहिए, तो पुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या जो है ये 6 है। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। आर्यों का समाज जो था ये कैसा था? तो पितृ प्रधान था, यानी कि इसमें पिता के प्रधानता था। जबकि इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हुए थे, उसमें क्या देखे हुए थे कि मातृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? तो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया जो होता था ये कौन होता था? तो पिता ही होता था। और आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। जो स्त्रियां है इस समय यानी कि वैदिक काल के समय क्या होता था ना कि यज्ञ के पति के साथ अपने यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां जो थी इस समय शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को, किसने? तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जो जीविका के उपार्जन के लिए यानी कि अपना भरण पोषण के लिए जो वेद या वेदांगों को जो पढ़ाते थे उस अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था ये कौन था? तो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनता था? तो वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कितने प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? तो 3 प्रकार के। एक है वास, सेकेंड अधिवास और तीसरा जो है ये उष्णीस है। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निबी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, निबी याद रखिएगा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य स्रोत के साधन क्या थे? तो संगीत था, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत जो कीड़ा था ये इसके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। और इनका मुख्य जो व्यवसाय था ये पशुपालन और कृषि था। तो इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। आर्यों का अगर मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो पशुपालन और कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे? तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। गाय को अगन्य यानी कि पीछे भी देख चुके थे इस क्वेश्चन को, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। किसे? तो गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु जो था ये घोड़ा था और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे ये इंद्र थे। इंपॉर्टेंट है ये। प्रिय पशु अगर पूछा जाए आर्यों का तो घोड़ा हो जाएगा और सर्वाधिक प्रिय देवता पूछा जाए तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हो पाया था। इसके बाद में आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु था ये लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे के लिए लोहित अयस्क कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर श्याम अयस्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये लोहा के लिए किया जाता था। और लोहित अयस्क जो था ये तांबे के लिए किया जाता था। देखिए इसमें लोहित त है ना, इसमें तो तांबा में देखिए त से मिलाइएगा, अपने पता चल जाएगा जो राइट आंसर होगा। यहाँ लोहा है तो इसके लिए श्याम।
और तांबे के लिए लोहित। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। कब हुआ? तो ईसा पूर्व जो 8वीं सदी था, इस समय भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहा जाता है। क्या कहते थे? तो पनी शब्द जो होता था, ये व्यापार के लिए जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उससे पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि इस समय भी जो लेन देन होता था, ये रुपयों या सिक्का इस समय कुछ में नहीं होता था। इस समय किस में होता था? तो वस्तु के बदले वस्तु ही दिया जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वालों को वेक नोट या सूदखोर कहा जाता था, जो आज भी देखने को मिलता है। तो ऋण देकर के ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो वेक नोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसके बीच? तो मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ का काम करता था, कौन करता था? तो अग्नि के रूप में होता था, इसकी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी जाती थी। गंगा का इसमें 1 बार प्रयोग हुआ है और यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का अगर सर्वाधिक बार अगर उल्लेख पूछा जाए तो सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो सरस्वती नदी। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। वैदिक काल का टाइम पीरियड जो देखे हैं अभी, उसके बाद में क्या होता है ना कि जो उत्तर वैदिक काल आता है, वैदिक काल के बाद कौन? तो उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या हुआ ना कि इंद्र का जो वैदिक काल में इंद्र थे, प्रिय जो देवता थे ये इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ ना कि प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। किसमें हुआ? तो विष्णु का जो 3 पगों का जो, थोड़ा बहुत पीछे से साउंड आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि राजा के राज्याभिषेक के समय क्या होता था ना कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वैदिक काल में क्या था कि व्यवसाय के आधार पर होता था। एक घर में अगर 4 व्यक्ति है, अगर किसी पिता का अगर 4 पुत्र है, तो वो अलग अलग मतलब कि सबका धर्म हो सकता था, उसके व्यवसाय के आधार पर हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो पिता का धर्म था, वही जो उसका संतान था उसका धर्म होता था। तो ऐसा देखने को किस में मिला? तो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। किसमें? तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र को। और देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि के रूप में अभी देखे हैं। वरुण जो था पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, किसे जाना जग गया? तो वरुण को। समुद्र का देवता वरुण को। विश्व के नियामक व शासक जो है ये वरुण को। सत्य का प्रतीक वरुण को ही। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का जो करता है ये किसे माना गया? तो वरुण को माना गया। इंपॉर्टेंट है। और घौ जो है, दौ जो ये आकाश का देवता है, ये सबसे प्राचीन जो देवता थे। सोम वनस्पति देवता, सोमरस देखे हैं ना कि सोम को वनस्पति का देवता थे। प्रगति और उत्थान का देवता जो है ये उषा है। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला जो देवता था ये अश्विन थे। पूषण, तो पशुओं का देवता पूषण है। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु को माना गया। मरुत जो था ये आंधी तूफान का देवता जो है ये मरुत है। इसे दोबारा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो सिरा कहा जाता था। और हल रेखा से जो खेतों में जो हल के द्वारा जो रेखा बनता था उसे सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि निष्क और जो शतमान था यह मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति जो है ये पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। टूटी फूटी जो भी कहिए, तो फूटी या टूटी जहां दिया रहे, तो इसका जो तुलना है किसका? तो यज्ञ का तुलना किससे किया गया है? तो टूटी नाव से की गई है। इस उपनिषद में तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए
आपस्तम्भ व्यापारिक ज्यामिति की रचना की गई। तो किसके लिए? यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तम्भ जो व्यापारिक ज्यामिति की रचना की गई। कब? तो दूसरी ईसा पूर्व दूसरी सदी में। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ये पीछे पढ़ चुके हैं। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दत्तात्रेय जो ऋषि थे, इसका जो बेटा था निमि ने शुरू किया था। क्या? जो श्राद्ध का जो प्रथा है, ये सबसे पहले उसी के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इससे पहले हम पढ़े थे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही वैदिक काल में आए हैं, आर्यों का जो देखे हैं, ये कैसा था? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो अंत का जो समय आता है, उस समय देखने को मिलता है क्या कि कौशाम्बी और हस्तिनापुर ये सब जो जगह था, वहां थोड़ा मतलब कि हमें नगरीय सभ्यता का प्रादुर्भाव जो होता है, वहां से हमें देखने को मिलता है। तो कौशाम्बी और हस्तिनापुर प्रारंभिक नगर थे ये, तो इसको याद रखिएगा। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो महाकाव्य केवल दो ही है, महाभारत है और रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य कौन है? तो महाभारत ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र जो पूछा जाते हैं, आजकल पंडित जी पूछते हैं, बताइए आपका क्या गोत्र है? तो इसका जो जन्म हुआ कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। इसमें कुछ छूट रहा है, एक मिनट। जो देवता, हाँ यहाँ जो एक मिनट, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, इसको देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रमुख दर्शन अगर पूछा जाए, चरवाक जो दर्शन है, इसका प्रवर्तक कौन थे? तो चरवाक ही थे। योग दर्शन तो पतंजलि, सांख्य दर्शन का कपिल, न्याय दर्शन का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन का कनाद। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक बार और सुनिए, चरवाक का जो हो जाएगा, चरवाक का चरवाक ही हो जाएगा। योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद। महाजनपदों का उदय, देखिए इसमें थोड़ा सा दिया गया हुआ है, इतना से काम नहीं चलेगा। लुसेंट में जो है उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है राजधानी इसका जो है, इसको सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। लेकिन और इसके अगर डीपली पढ़ना है तो वो बाद में हम जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे, अप्रैल माह से शुरू करेंगे, तो उसमें सारा जो टॉपिक है, इसको 20-25 मिनट का एक एक वीडियो बना करके हर टॉपिक का, उसमें वहां से डिटेल्स में इसको बता देंगे। तो महाजनपदों का उदय, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व ही कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी में, यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है, ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है। लेकिन एक और जो है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है, तो वहां से भी हमें इसको देखने को मिलता है। महाजनपद, 3 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान अभी बिहार में थे। इसमें से जैसे कि अंग हो गया, तो यहाँ से जो क्षेत्र है ये बहुत कम एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसका जो राजधानी है ये याद होना चाहिए। तो अंग का राजधानी चंपा हो गया। ये अगर क्षेत्र आधुनिक अगर क्षेत्र देखा जाए तो भागलपुर मुंगेर जो बिहार में है यहाँ का था। मगध, गिरिब्रज और बाद में इसका राजधानी राजगिरी भी हुआ। तो पटना गया का जो क्षेत्र था ये भी बिहार में। काशी, तो ये काशी जानते ही हैं, वाराणसी इसकी राजधानी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स, कौशाम्बी, इसका राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी था। अभी बताए है ना कि उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा ना कि इसका जो नगर का जो देखे थे प्रारंभिक नगर हस्तिनापुर, कौशाम्बी, तो वत्स या कौशाम्बी इसका नगर था। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र ये भी उत्तर प्रदेश, वज्जी ये भी बिहार का था। तो वैशाली, विदेह, मिथिला ये सब इसका राजधानी रहा। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल था जो वज्जी में आता था। कौशल, इसका राजधानी पूछा जाए तो श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, गोंडा, बहराइच ये सब जगह। कौशल, इसका राजधानी श्रावस्ती। अवंती, काफी शक्तिशाली था ये अवंती। उज्जैन, महिष्मती इसका राजधानी। मालवा मध्य प्रदेश में। मल जो था इसका राजधानी कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिछत्र
और काम्पिल्य इसका राजधानी रहा बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी इसका राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में यह है वर्तमान में। उरू जो है इंद्रप्रस्थ, इसका जो इंद्रप्रस्थ एक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन भी है। तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का इसका जो क्षेत्र था कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य इसका जो राजधानी था ये विराटनगर, ये राजस्थान का क्षेत्र है अभी जो वर्तमान में देखा जाए। जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का ये क्षेत्र था। कंबोज, हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली या पोटन जो भी रहे। गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो था कौन था? तो अस्मक था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? तो अस्मक। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान। तो रहने देते हैं आज इतना ही तक। अगला जो टॉपिक होगा उसको फिर से मतलब इसको करा देंगे। प्राचीन इतिहास जो है कम से कम इसको यहाँ से खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद जो मध्यकालीन होगा और आधुनिक होगा उसको बोर्ड से पढ़ा देंगे। अगर कहिएगा आप लोग कि लुसेंट को ही खत्म कीजिए तो लुसेंट को भी खत्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जितना क्वेश्चन है, जितना लाइन है, वहां से उतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 30 से 40% जो एग्जाम का होगा पहले ही बता चुके हैं, किससे मतलब कवर हो जाएगा। नए नए हैं तो लुसेंट ही पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है, हर विद्यार्थी के पसंद होता है लुसेंट। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।